मैंने बता दिया खटाक से उत्तर 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी बेटा, आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स को शार्प करिए। कैसे शार्प कर सकते हो? एवरेज नंबर्स को पकड़ के आप मैथमेटिक्स को शार्प कर सकते हो। चलिए, आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की नीट 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी प्यारे बच्चों। और मैं आपका सूर्या सर आपके सामने प्रस्तुत हूं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के साथ, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को अपन देखने वाले हैं। अच्छा, मैं अगर टॉपिक बाइफर्केशन की बात करूं छोटे, तो याद रखना इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन आपकी नीट 2024 में एक अहम हिस्सा रोल प्ले करते हैं, राइट। ध्यान रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और इलेक्ट्रोस्टैट्स, है ना, अगर इन दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइट शूट अप टू 7 to 8 प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है, राइट बेटा। और ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि इन दोनों चैप्टर से मिला के तकरीबन आप 4 से 5 क्वेश्चन तो आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आने वाली एग्जामिनेशन में, राइट। तो ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं एज कंपेयर टू करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को बहुत थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर दोनों प्रकार के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो सकता है, चाहे वो थियोरेटिकल पार्ट पे पूछ ले या फिर आपसे न्यूमेरिकल पार्ट पे पूछ ले। वो दोनों पार्ट में बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को बनाया जा सकता है, राइट एवरीवन। सो आई होप आप लोग PYQs ट्राई करने से पहले अपने सारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर चुके होंगे और वापस से उद्देश्य कैसे सॉल्व करा जाएगा, ये जो भी PYQ सीरीज चलेगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आएगा प्यारे बच्चों, आपको आगे वीडियो नहीं देखना है, वहीं पॉज करके दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट, एंड देन यू विल लुक आउट फॉर द टीचर सॉल्यूशन। उससे क्या होगा, जब तक आप खुद कलम नहीं चलाएंगे, मैं बार बार कहता हूं, तब तक आपका आत्मविश्वास फिजिक्स को लेकर नहीं बढ़ने वाला है। तो इसी चीज का ध्यान रखेंगे। सवाल आपके सामने आएगा, मैं स्क्रीन से हटूंगा, पॉज करके आंसर को ट्राई करेंगे, उसके बाद टीचर की अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली बच्चों, हमारा जो योद्धा सीरीज सेशन चल रहा है, आप उसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं बेटा आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, और एक जेन्युइन फीडबैक आप जरूर दें प्यारे बच्चों। चले बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला प्रश्न इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, हर हर महादेव। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, आइए देखते हैं बेटा। Suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is -e, the other is e plus delta e. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at distance d much greater than atomic size, है ना, apart is 0, then delta e is in the order of the c. ये पहला सवाल ही अपने आप में देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, राइट, है ना। इट इज नॉट एन ईजी प्रॉब्लम टू अप्रोच, इट इज वेरी गुड प्रॉब्लम टू अप्रोच। तो देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको दो चीजों का लॉजिक पता होना चाहिए। एक, सबसे पहले ऑर्डर का लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई ऑर्डर निकालते कैसे हैं और ऑर्डर होता कैसे है। ठीक है बंधु, ठीक है सर। तो देखेंगे, है ना, ऑर्डर निकालने का तरीका अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए छोटे, ठीक है। ऑर्डर के बारे में अपन चर्चा करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और दूसरा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यदि मान लिया जाए कि थोड़ा सा है ना डिफरेंस है, एक -e है तो एक e प्लस डेल्टा ई है, डेल्टा ई द डिफरेंस है, और यदि उन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सम है, वेक्टर सम, वो क्या है, 0 है, तो आपको बताना है डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होने वाला है। आइए सॉल्व किया जाए इस प्रश्न को, देखेंगे ध्यान से, है ना। देखो, मान लेते हैं कोई एटम है, ऐसे 2 एटम है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा सर? चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे अमेजिंग सर, बिल्कुल। इस पे टोटल चार्ज कितना होगा सर? चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे अमेजिंग सर, है ना, वेरी गुड। अच्छा, ई से ई का मैटर क्लोज, ई से ई का मैटर क्लोज, मतलब इस पे टोटल चार्ज जो आया वो आया डेल्टा ई, और इस पे भी जो टोटल चार्ज आया वो आया डेल्टा ई। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले अगर एक के FBD की बात करूं तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सही सर। और दूसरा, इन दोनों के मासेस की वजह से इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा। क्या छोटे? वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की डायरेक्शन इधर होगी। यस सर, देयर विल बी 2 फोर्सेस, one will be Fe and another will be Fg. Now if we talk about Fe and Fg, for obvious reasons, यदि नेट फोर्स 0 है तो Fe should be is equals to Fg.
बिल्कुल सही सर, हमें कोई समस्या की बात नहीं है। क्यों? यदि नेट फोर्स 0 है, देखिए क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो दोनों फोर्स को बराबर होना पड़ेगा बंधु। तो क्या मैं लिख सकता हूं Fe को लिख छोटे, Fe कितना होता है पता होना चाहिए अपने को, है ना, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। Q1 कितना है? डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन, लेट अस सपोज आर है। कितना सेपरेशन है बेटा? आर है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना होता है ब्रो? जी m1 m2, तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। खत्म खत्म। यहां से डेल्टा ई स्क्वायर कितना आया ब्रो? ये आया जी एम स्क्वायर अपॉन के। क्लियर है या नहीं? यस सर। तो डेल्टा ई का मान कितना आ चुका है बच्चों? अंडर रूट ऑफ कितना हो चुका है बेटा? जी एम स्क्वायर बटे के, यानी एम अंडर रूट जी बटे के। जी क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है चीतो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और के क्या है बच्चों? यहाँ पे देखिए सर, हमको पता है के क्या है ये, तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है छोटे, बिल्कुल सही। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब ये यदि क्लियर है तो अब इसके आगे की कहानी देखिए कैसे निकाला जाएगा। एक कंसेप्ट तो ये फोर्सेस वाला आपको पता है, मैंने दूसरी कंसेप्ट किसकी बात करी थी जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैं बात करता हूं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। पहले तो कंसेप्ट सीखो ना, पहले कंसेप्ट देखो फिर उसके बाद सवाल किया जाएगा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? मान लो कोई भी एक नंबर है ना, लेट अस सपोज इस टाइप का कुछ नंबर है बेटा, देखना A पॉइंट B C D E, है ना, ये इस प्रकार का कोई नंबर है, इंटू 10 की पावर मान लो x लिखा है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर। अगर A जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, कितना है बेटा? दोबारा से, A कितना है? लेस देन और इक्वल टू 5 है ना, तो ऑर्डर जो होगा वो सेम रहेगा। लेकिन यदि A ग्रेटर देन 5 है तो ऑर्डर में एक ऐड हो जाएगा। पर याद रहे A के तुरंत बाद कुछ ना कुछ डिजिट होनी चाहिए ब्रो। A के तुरंत बाद कुछ ना कुछ डिजिट होनी चाहिए, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके देता हूं सर। 42 इंटू 10 की पावर 8 है, हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले क्या करोगे? इसको लिखोगे सर, ये लिखा है 4.2 इंटू 10 की पावर 9। सबसे पहले डेसिमल को एक डिजिट के बाद लेके आओगे और उसके बाद बताओगे अरे सर ये तो 5 से कम है, ये 5 से कम है, तो सर ऑर्डर रहेगा सेम 10 की घात 9। अरे क्या बोलती बनते की पब्लिक, समझ में आया क्या? यस सर। मतलब क्या करना है आपको ऑर्डर कर निकालने के लिए, है ना? पहले डिजिट के बाद डेसिमल को लेके आना है, और यदि पहली डिजिट 5 या उससे कम रही तो ऑर्डर रहेगा सेम, 5 से अधिक रही तो ऑर्डर में एक जोड़ जाएगा। बिल्कुल सही सर। मतलब अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, राइट? हम डेल्टा ई का मान निकाल के दिखाते हैं कि डेल्टा ई का मान कितना होने वाला है। आइए देखिए, चले तो कितना होने वाला है आइए देखते हैं। वैल्यूज को पुट करा जाए तो डेल्टा ई जो होगा बच्चों, डेल्टा ई वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, है ना, जी कितना होता है? 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय मास, है ना। मास की यदि मैं बात करूं बेटा, है ना, तो प्रोटॉन का ही मास लेंगे। देखो है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, तो ऑब्वियसली बात है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। इस कारणवश मैं क्या सिर्फ रह रहा हूं मास ऑफ प्रोटॉन, और वो क्वेश्चन में दिया होगा कि लेना कितना है। देखो दिया है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन दे ही रखा है, पूरा मास ही दे रखा है हाइड्रोजन का। कितना दे रखा है? तो वैल्यूज को यदि मैं पुट करूं तो देखो क्या मिलेगा बेटा, है ना। वैल्यूज को यदि पुट किया जाए तो हो जाएगा जी एम स्क्वायर, है ना, तो 1.67, है ना, इंटू 10 की पावर -27 का होल स्क्वायर, है ना। इसको तो बाहर में अलग ही से पुट कर देते, स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं है। अपॉन ये कितना हो जाएगा ब्रो? के कितना होता है? 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। क्लियर हुआ या नहीं? बिल्कुल सही सर। जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरा का पूरा प्यारे बच्चों, तो आंसर आएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -37। अब देख ध्यान से, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा था तो सब सर आंसर का डिजिट देखो, पहला है एक क्या 5 से कम है? यस सर। यदि एक जो पहली डिजिट है वो 5 से कम रहती है तो ऑर्डर क्या रहता है? ऑर्डर विल रिमेन अनचेंज 10 की पावर -37। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था चीतो?
सर इसके अंदर ऑप्शन सी होना चाहिए था। देखिए कितना बेहतरीन सवाल था। सबसे पहले अपन ने फोर्सेस को इक्वेट किया, राइट। वैसे मास ऑफ हाइड्रोजन दे ही रखा था, और नहीं भी दिया होता तो सिर्फ और सिर्फ अपन मास ऑफ प्रोटॉन ही लेते तो ज्यादा बेटर होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर रहता ही क्या है, सिर्फ प्रोटॉन ही रहता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही सर। तो देखो ध्यान से, मास अपन ने पुट कर दिया। मास पुट करने के बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, याद रखिएगा। पहली डिजिट यदि 5 या उससे कम रहती है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, छोटे, और जैसे ही 5 से अधिक होगा वैसे ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 1 ऐड हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो भाई करते हैं अगला सवाल। देखिए क्या बोलता है चीतू अगला सवाल। अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is given a charge plus q. The electric field at the center O of the ring due to charge on the plate AKB of the ring is E. AKB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? E है। देखो ध्यान से, मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? E है। E, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB ऑफ द रिंग इज। देखो सबसे पहली बात तो कंडक्टिंग रेड है, तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करें, है ना। मैं चाहता हूं सब बच्चे इसको एक बार ट्राई करेंगे बेटा, सब एक बार जरूर ट्राई करेंगे इस सवाल को। ट्राई करने पे ही मजा है दोस्तों जीवन का, अन्यथा दिक्कत है भाई। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। आइए बात करते हैं कंडक्टिंग रॉड की। कंडक्टिंग रॉड हो, कंडक्टिंग रिंग हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो, याद रखिएगा किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्या याद रखना है आपने को? सर किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहां जहां कंडक्टिंग मीडियम मौजूद होता है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो मुझे बता क्या ओ पे कंडक्टिंग मीडियम मौजूद है? बिल्कुल सर, ओ पे बिल्कुल कंडक्टिंग मीडियम मौजूद है। और यदि कंडक्टिंग मीडियम मौजूद है तो क्या मैं कह सकता हूं सर ए के बी की वजह से आपने बताया इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि कारण यह है गुरुदेव कि ये जो ओ पॉइंट है ये कंडक्टिंग मीडियम के अंदर मौजूद है, और जहां जहां कंडक्टिंग मीडियम होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है। तो यदि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैं कह दूं सर ACDB की वजह से एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना निकालेंगे प्यारे बच्चों? जीरो निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सही। देखो ध्यान से कैसे बोला सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O किसकी वजह से होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AKB प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बचा हुआ ACDB। बिल्कुल, यही दो मिलके तो क्या कर रहे होंगे? ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे होंगे, यही पूरा हिस्सा मिलके। यस सर, बिल्कुल सर। तो क्या मैं कह दूं इसको जीरो होने के लिए E ऑफ ACDB किसके बराबर? माइनस ऑफ E ऑफ AKB के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब सर जी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सबसे पहले तो E होना चाहिए अलोंग OK या अलोंग KO। सर O से K की तरफ जाता हुआ, क्योंकि AKB तो O से दूर जाता हुआ। देखिए क्लियर है कि नहीं? क्योंकि AKB कहां दे रहा है? K से O, तो ACDB को कहां देना पड़ेगा? O से K। ऑप्शन होना चाहिए दूसरा। तो इसी के साथ हमको समझ में आया कि इस प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों सेकंड है। सेकंड इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। देखिए इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, पोटेंशियल का फंक्शन दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे देगा, पूछ लेगा पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या फिर पोटेंशियल का फंक्शन दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना। तो इन सारे फंक्शनों के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि प्यारे बच्चों रीसेंट टाइम्स में इन पे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत आसान सवाल होते हैं, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्यादा इसमें लॉजिकल या फिर असर्शन नहीं होता है। तो इसीलिए ये बहुत सीधे साधे प्रश्न को सीधे साधे तरीके से बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं इस सवाल को देख के आप सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सवाल का मैटर क्लोज करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे सब लोग सवाल क्या पूछ रहा है बेटा। बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बिंदु पर कितना विभव बता रहा है? -x² माइनस xz³ प्लस 4। उसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। एक बार ट्राई करेंगे आप लोग, सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सवाल को देख लिया होगा, ट्राई भी कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, करते हैं सवाल को। तो v इज इक्वल्स टू, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, v इज इक्वल्स टू लिखा है सूर्या सर, v इज इक्वल्स टू, डेटा कर लेते हैं, -x² y
आगे क्या लिखा है बेटा, माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, ये पोटेंशियल लिखा हुआ है बेटा, है ना। ध्यान सुनना, कभी भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, या तो dv बाई डी एक्स लिख लेते हैं, dv बाई डी वाई, मतलब माइनस साइन, माइनस dv बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी वाई, माइनस dv बाई डी जेड। परंतु यदि पोटेंशियल तीनों का फंक्शन हो, याद रखना कंसेप्ट क्या सीखना है यहां से, ध्यान से देखो, कंसेप्ट है यदि इफ पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ x, y, z, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दिया जाता है, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात कर रहे हैं अपन, V की, है ना। ये होता है डेल माइनस, है ना, डेल इंटू V, इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर कहते हैं बेटा इसको, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर होता क्या है, डोंट वरी अबाउट इट, सूर्य सर आए हैं सब बता के जाएंगे, चिंता नहीं करेंगे छोटे। डेल ऑपरेटर होता है बंधुओं माइनस डाउ बाय डाउ एक्स आई कैप, माइनस, यहां माइनस लगा ना, माइनस डेल ऑपरेटर, डाउ बाय डाउ वाई जे कैप माइनस डाउ बाय डाउ जेड के कैप, है ना। यदि प्लस डेल ऑपरेटर की बात करते हैं तो यह होता है डेल ऑपरेटर। क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल सही सर। डाउ बाय डाउ एक्स का मतलब क्या है, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डाउ बाय डाउ वाई का मतलब क्या है, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। और डाउ बाय डाउ जेड का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, होल्ड ऑन, तो क्या मैं लिख दूं, ई लिखा हुआ है सूर्या सर एज अ वेक्टर, इसको वी के साथ मल्टीप्लाई करो तो लिखा है सर माइनस डाउ बाय डाउ एक्स इंटू वी आई कैप माइनस डाउ बाय डाउ वाई इंटू वी जे कैप माइनस डाउ बाय डाउ जेड इंटू वी के कैप। ये लिखा हुआ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखना ध्यान से, डाउ वी बाय डाउ एक्स का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to x keeping y and z constant। याद रखना है, इसका मतलब क्या है, आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है परंतु y और z को एक कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करना है। वेरी गुड सूर्या सर। डाउ v अपॉन डाउ y कितना लिखेंगे चीतो बताओ, सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x, z कांस्टेंट। एंड आखिरी डाउ v अपॉन डाउ z क्या होगा छोटे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अमेजिंग, खत्म। आप किसी भी प्रकार के कंसेप्ट यदि आपने सीख लिया तो आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखिए कैसे, v है माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं करता हूं डाउ v बाय डाउ x कितना होगा, इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान रखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पर इस बात का ध्यान रखते हुए क्या कि y और z को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो जरा देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस 2xy हो जाएगा क्या, क्योंकि x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y क्या है कांस्टेंट, वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, माइनस एक्स जेड क्यूब है, तो क्या जेड क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा सिर्फ इसके पास, यस सर। और 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो भाई साहब सूर्या सर इसकी वैल्यू जो आ चुकी है माइनस डाउ वी अपॉन डाउ एक्स, है ना, माइनस लगा हुआ तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो इसकी वैल्यू आई है 2xy प्लस जेड क्यूब। अरे सर बाद में आगे चेक करने की आवश्यकता है क्या, मन है तो कर लो, नहीं है तो देखो ऑप्शन ऐसा किसी से मैच कर रहा है क्या। आई कैप का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सर 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब। तो देखो ध्यान से, इस पूरे ऑप्शन में से सिर्फ पहला ऑप्शन यही है जो कि आई कैप का कोफिशिएंट मैच करवा पा रहा है 2xy प्लस जेड क्यूब, बाकी सारे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, हाँ सर बात तो सही कर दी हो सर अगला भी निकाल देते तो मजा ही आ जाता, क्या ही बताएं सर, मजा आ जाता अगला निकाल देते, निकाल देते हैं यार। बताओ डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना है ब्रो, है ना। अब इसी चीज को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर छोटे। अब मुझे बता छोटे, डेल वी अपॉन डेल वाई कितना होगा, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में डायरेक्ट, पहले वाले का ही डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें वाई है नहीं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसमें वाई है नहीं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सर ये हो गया डेल वी बाय डेल वाई। अच्छा बता डेल वी बाय डेल जेड क्या होगा, सर पहले में है नहीं दूसरे में है तो माइनस 3x जेड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सूर्या सर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बता सकते हैं सर 2xy प्लस
क्या लिखा हुआ है, जेड क्यूब आई कैप, बिल्कुल सही सर। और ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप। यही इस सवाल का उत्तर है प्यारे बच्चों, पहला वाला जो पार्ट था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। लेकिन एग्जाम के अंदर बेटा आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना, जहां पे आपका आंसर आता दिख जाए, पहले ही कोफिशिएंट मैच कर जाए, उसको यूज करो, क्योंकि बचे हुए टाइम पे आप और क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हो। राइट एवरीवन, राइट सर। चलें आगे की तरफ। यस सर, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बढ़िया समझ में आ रहा हो बेटा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, है ना, बताना सर कैसा लग रहा है। आइए चलते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या है बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल of radius r is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is. एक बार जरूर ट्राई करें एवरीवन, जरूर ट्राई करें एक बार। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा और ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। चलिए अब इसको ध्यान से देखोगे, इसमें ट्राई करने की कुछ आवश्यकता थी ही नहीं। देखिए इसमें साफ बोल रखा है कि चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। मैंने अभी आपको बताया जहां जहां कंडक्टिंग मटेरियल मौजूद होता है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्लियर है या नहीं है बच्चों? बिल्कुल सही सर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या r/2 फ्रॉम सेंटर पूछा हुआ है क्या? हाँ सर। तो सर r तक यदि पूरा कंडक्टिंग मटेरियल है तो r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? 0। करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चला जाएगा की तरफ, बिल्कुल सही सर। चलते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outer electric flux will be. बताओ, थ्योरेटिकल सवाल है पर बहुत आसान सवाल है। इसने क्या बोला कि यार सर ऐसा है कि गॉसियन सरफेस है। क्या है? गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस कितना है? r है। यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है भैया? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड फ्लक्स, है ना। कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो देखो ध्यान से, अरे सर इसका रेडियस दुगुना कर दो, 4 गुना कर दो, 100 गुना कर दो। सर हर केस में क्या इतनी ही लाइन उसको क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बिल्कुल सही सर। तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या रेडियस को डबल, ट्रिपल, चौपल, पचल, छपल, सतल करने से? नहीं सर। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इट विल रिमेन द सेम बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर नॉट चेंजिंग, राइट? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दीज एरियाज आर स्टिल सेम, दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ फ्लक्स इज सेम, सॉरी दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी सेम। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था सर? इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आपको मिलते हैं पूरे 2 रुपयों का इनाम। चला जाए आगे की तरफ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना, कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसमें से ट्राई किए और ईमानदारी से आपने बनाए हैं, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यार भाई मैंने इतने क्वेश्चन ट्राई किए और इतने कितने मेरे से बन गए। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? और नीचे जरूर लिखेंगे यस आई विल क्रैक नीट दिस ईयर, है ना बेटा। चलो चलते हैं। क्या है सवाल? देखो जरा। सर 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q minus Q and minus Q are placed at the corner of a square of side 2L. The electric potential at point A midway between these two charges plus Q and plus Q is. करिए ट्राई एवरीवन, ट्राई इट आउट। जल्दी से ट्राई करके दिखाएंगे बच्चों एक बार। मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके इस सवाल के ऊपर ध्यान दे दिया होगा, है ना। चलिए आइए इस सवाल का किया जाए मोए मोए। चले, पॉइंट है A छोटे, पॉइंट कितना है वीरे? A है, ठीक है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर ऑफ साइड 2L है तो मुझे बताओ क्या ये लेंथ L होगी? यस सर। क्या ये लेंथ L होगी? अरे यस सर। मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी? सर ये लेंथ है 2L, ये लेंथ है L, ये है 90 डिग्री। ये हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज 2L का होल स्क्वायर। विल इट बिकम √5L? अरे डेफिनेटली सर। विल इट ऑल्सो बिकम √5L? अरे डेफिनेटली सर। मुझे बताइए एक पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है? सूर्य सर, एक पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पे पोटेंशियल होता है kq/r। कितना होता है? kq/r। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, कि पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल होगा। तो पॉइंट ए पे किस किस की वजह से निकालना है? इस क्यू, इस माइनस क्यू और माइनस क्यू की वजह से। आइए तो भैया ये वाले क्यू की दूरी उतनी है जितनी ये वाले क्यू की है, और ये वाले माइनस क्यू की दूरी उतनी है जो ये वाले माइनस क्यू की है। तो एक प्लस क्यू की निकाल के 2 से गुना कर दो, एक माइनस क्यू का निकाल के 2 से गुना कर दो, लोड़ी खत्म। ले बल्ले बल्ले, आ जाओ कर लेते हैं। कितना हो जाएगा मुझे बताओ? मैं यहां कर रहा हूं, देखो ध्यान से।
टोटल पोटेंशियल विल बी गिवन बाय पोटेंशियलिटी, हाँ, KQ/L, KQ में कॉमन ही ले लेता हूँ, खत्म करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/L, इसकी वजह से भी कितना हो जाएगा 1/L, बहुत बढ़िया सर। इसकी वजह से कितना हो जाएगा -1/√5L, इसकी वजह से भी कितना हो जाएगा -1/√5L। सर माइनस क्यों लिखा? सर यहाँ माइनस क्यों था, है ना, तो क्यू को माइनस इधर ले आया मैं, तो कितना हो जाएगा ब्रो? सर KQ कॉमन ले लो, 2KQ ले लो सर, इनफैक्ट कॉमन, ये क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, 1 - 1/√5। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? 2KQ/L इंटू 1 - 1/√5, K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, 2KQ/L 1 - 1/√5, है ना। ऑप्शन नंबर है ये सी मैच कर रहा है अपना, देखो ध्यान से। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ मिलते हैं आपको पूरे 3 रुपए। आगे बढ़ा जाए, ये रहा एक और सवाल, बढ़िया सा सवाल है, देखो क्या बोल रहा है सवाल, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, वापस से आपको खुद ही ट्राई करना है। बोल रहा है फ्री चार्जेस each plus q are placed at the corner of an isosceles triangle ABC of side BC and AC 2A, BC and AC 2A, D and E are the midpoint of BC and CA, D and E are the midpoint of BC and CA. The work done in taking a charge Q from D to E is, it's a very good problem. पॉज करें, इसको एक बार जरूर ट्राई करें, है ना। वर्क डन क्या होता है देखिए, कभी भी याद रखिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज ऑलवेज गिवन बाय, कंसेप्ट क्या है, मैं आशा करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। कंसेप्ट है, सबसे पहले कंसेप्ट सीखो। तो कंसेप्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज Q डेल्टा V। क्लियर है या नहीं है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज Q डेल्टा V, व्हाइल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज -Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। याद रख सकते हैं क्या? बिल्कुल सही सर। किसी भी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा काम किया गया कितना होगा किसी चार्ज पे, अगर वर्क डन पूछा जाए एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया होगा, तो सर Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, और यदि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा पूछा होता तो क्या बोलते हैं सर, -Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट इज द होल केस। बिल्कुल सही सर। तो सर बेसिकली इस सवाल के अंदर हम कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, D एंड E आर द मिड पॉइंट, द वर्क डन फ्रॉम D टू E, यहां से यहां तक लाने में, तो बेसिकली इसका उत्तर होगा पोटेंशियल एट E ये हो गया, पोटेंशियल एट D ये हो गया। अरे बिल्कुल सूर्या सर, तो सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल होना चाहिए था Q इंटू फाइनल माइनस इनिशियल VE माइनस VD। अरे बहुत हार्ड सूर्या सर, मजा ही आ गया एकदम, ये निकालने VE माइनस VD तो अपना काम हो गया। यस सर, जरा सोचो कैसे निकलेगा VE माइनस VD, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं KQ/R होता है पोटेंशियल, कितना होता है KQ/R। देखो ध्यान से, VE की बात करते हैं, है ना, तो VE क्या है ब्रो, देख ध्यान से सर, VE होगा B की वजह से, C की वजह से और A की वजह से। करेक्ट है कि नहीं है? ये दोनों तो हो गए बराबर। अरे बिल्कुल सही सर, मैं लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, V एट E ये होगा V ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A, QA लिख देता हूं, प्लस V ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट C, QC लिख लेता हूं, प्लस V ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट B। बिल्कुल सही। अच्छा VD कितना होगा सूर्या सर, D पे देखते हैं सर, V ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A प्लस V ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट C प्लस V ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट B। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही। अरे सर जैसा A है E के लिए, समझना, वैसा ही B है D के लिए, जैसा A है E के लिए वैसा ही B है D के लिए, और सिमिलरली जैसा B है E के लिए वैसा ही A है D के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, उतनी ही दूरी है, सेम चार्ज है, कोई समस्या की बात नहीं है। मैं क्या बोल दूं, क्या VQA इस केस में VQB के बराबर है? यस सर। और क्या VQB है ना इस केस में B और A कहेंगे, हाँ ये इसके बराबर है, ये तो दोनों ऐसे ही कॉमन है। क्या मैं बोल दूं सर VE का मान VD के बराबर है? सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ही नहीं सर, क्योंकि सर जैसा B E के लिए है वैसा ही D A के लिए है। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही सर। जैसा A E के लिए है वैसा ही B D के लिए है। सर दोनों के लिए तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा, और C वाला तो वैसे ही
अपना दोनों में बराबर योगदान दे रहा है, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं चूंकि VE की वैल्यू VD के बराबर है, VE माइनस VD का मान 0 होगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0 होगा। मैटर क्लोज। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए था प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ एक और सवाल के साथ। देखिए क्या है सवाल, देखना ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये भी सवाल आपको ट्राई करना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ P is placed in electric field intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of a dipole makes an angle theta with the direction of the field. Assuming potential energy of the dipole to be 0 when theta is equal to 90 degree, the torque and the potential energy of the dipole will respectively be C. ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता हो बेटा, नहीं पता है तो उसको याद रख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा लॉजिक है नहीं। जो टॉर्क लगता है बेटा, याद रखना है अपने को, P क्रॉस E होता है। क्या होता है? P क्रॉस E होता है। ये इसको क्या कहते हैं सर? इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। चीतो। और मुझे बता ब्रो, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस P डॉट E। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ब्रो? माइनस P डॉट E। टॉर्क कितना होता है? P क्रॉस E। तो मुझे बताओ, यदि एंगल थीटा है तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या P साइन थीटा हो जाएगा? यस सर। और माइनस P कॉस थीटा हो जाएगा? यस सर। तो कौन सा ऑप्शन है? देखो, P साइन थीटा माइनस P कॉस थीटा, और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चला जाए आगे की तरफ जीवन में। आइए एक और सवाल देखिए। 4 point charges minus q, 2, 2q are placed one at each corner of the square. The relation between q and q for which the potential at the center of the square is 0. आपको q और q के बीच में वो रिलेशन निकालना है ताकि स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो। मैं चाहता हूं आप लोग इस सवाल को एक बार जरूर ट्राई करें। बिल्कुल, आई होप आप लोगों ने पॉज करके इस सवाल को अच्छे से देख लिया हो और एक बार जरूर ट्राई किया हो प्यारे बच्चों, है ना। और नीचे बताना है कि सर ये बन गया हमसे सवाल, तभी मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। देख ध्यान से देख, माइनस क्यू है ना, 2q है, 2q है, और ये चारों के चारे कहाँ है? स्क्वायर के साइड में प्लेस्ड है ना। आपसे सेंटर पे पूछा है, स्क्वायर है तो क्या ये चारों के चारों केंद्र से बराबर दूरी पे होंगे? यस सर। खत्म, बात ही खत्म कर दिए हैं सर, आप बिल्कुल सही कह दिए हैं सर। मैं मान लेता हूं ये केंद्र है, ये क्या है ब्रो? माइनस क्यू। ये क्या है ब्रो? माइनस क्यू। ये क्या है ब्रो? 2q। ये क्या है ब्रो? 2q। सर ये सब दूरी बराबर है, ये भी L मान लो, ये भी L मान लो, L L L L। यस और नो? बिल्कुल। तो केंद्र पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एट सेंटर विल बी, है ना, माइनस KQ/R होता है, सॉरी KQ/R होता है, तो K/L तो कॉमन ले लेता हूं। चार्ज देख लो क्या क्या लिखा है। चार्ज लिखा है सर जी एक माइनस क्यू, एक लिखा है माइनस क्यू, सर झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा लिखा है 2q, और सर एक तो और बता देते हैं सर, ये 2q लिखा है। क्या लिखा है? ये 2q लिखा है। अरे सर, और आप तो बोल रहे हो इसका पोटेंशियल 0 कर दीजिए। लो कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? 2q माइनस क्यू, 2q माइनस क्यू प्लस स्मॉल q बराबर 0। सर q बराबर माइनस क्यू, जो भी ऑप्शन में होगा वही आंसर है इस सवाल का। और आपको दिख जाएगा कि पहला ही ऑप्शन है q बराबर माइनस क्यू। क्लियर हुआ है नहीं बच्चों? बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल हाँ सर। हाँ, ये एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये बहुत टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है और बहुत फेमस प्रॉब्लम भी है। आई होप यू गाइज नो इट। क्या बेटा कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज Q इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में भी ये सब चीजें पढ़ी है बेसिकली, है ना, परंतु अब देखना ध्यान से। यदि किसी चार्ज को किसी क्लोज सरफेस एरिया से बंद कर दिया जाए तो सरफेस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स Q/ε0 होता है। ये गॉसियन सरफेस बताता है। बिल्कुल सही सर बताता है। तो जरा सोचो, यहां पे यदि कोई चार्ज रख दिया जाए, ध्यान सुनना, यहां पे यदि कोई चार्ज रख दिया जाए और इसको क्लोज करने को कह दिया जाए ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर से, तो कितने ऐसे क्यूब लगेंगे ताकि ये चार्ज पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि सर पूरे क्लोज से तो Q/ε0 है, तो अगर सिमिलरली सिमिलर स्ट्रक्चर से इसे क्लोज किया गया है, मैं मान लेता हूं n नंबर ऑफ ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर लगते हैं, तो इससे पास होने वाला हो जाएगा Q/n/ε0। बिल्कुल सही सर। सिमिलर स्ट्रक्चर है ब्रो। कैसा है? सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान सुन, क्या मैं कह सकता हूं? अरे सूर्या सर, इसको बंद करने के लिए थोड़ा फील करना पड़ेगा 3D में, है ना। ये ना 1/8वां हिस्सा कैरी किया हुआ है ये चार्ज। इसको बंद करने के लिए ऐसे
8 क्यूब लगेंगे तब ये पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा प्यारे बच्चों, बंद होगा। कितने क्यूब लगेंगे, 8 क्यूब लगेंगे। याद भी रख सकते हैं आप लोग क्या, नंबर 8 क्यूब्स। हाउ मेनी क्यूब्स बेटा, 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म a closed symmetric surface, to form a closed symmetric surface of charge q। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा उत्तर, सर टोटल से q बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा तो 1/8वें हिस्से से कितना निकलेगा, q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया चीज। तो बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये इंपॉर्टेंट सवाल, ये इंपॉर्टेंट, मेक श्योर करें बेटा इसको ट्राई करें ना। ये बहुत ट्रेंडिंग भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे कई सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। 2 metallic sphere of radius 1 centimeter and 3 centimeter are given charges this coulomb and that coulomb. If these are connected by a conducting wire, the final charges on the bigger sphere is। बताइए कैसे किया जाएगा सॉल्व इसे, सोचिए, गिव इट अ ट्राई। मेक श्योर करें कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सर ये सवाल हमसे बन गया, राइट। चला जाएगी तरफ, चला जाएगा की तरफ। मैं कोशिश करता हूं, आशा करता हूं कि आपने सवाल बना दिया होगा, पर ध्यान सुनिएगा। कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट सीखेंगे, वापस से कंसेप्ट सीखना जरूरी है बेटा ना, ताकि इससे रिलेटेड आप किसी भी सवाल को डील कर रहा है। आइए कंसेप्ट देखते हैं क्या है। तो इफ आई टॉक अबाउट कंसेप्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कुड़ाई से ध्यान सुन, कुड़ाई से यदि 2 स्फीयर को आप मेटेलिक तार से जोड़ते हो तो चार्जेस का फ्लो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये कंसेप्ट है क्या बेटा। इफ 2 स्फीयर्स containing charges are connected by a metallic wire, then there will be transfer of charges till the potential of both becomes equal। देख ध्यान से, पहले चार्ज में मान लेता हूं Q1 है और क्या है Q2 है। फाइनली इसको कनेक्ट कर दिया गया। अब मैं मान लेता हूं Q1 डैश और Q2 डैश। क्लियर हुआ या नहीं? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो ध्यान से देखना, तो 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। क्या? पहला तो ये सूर्य सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और दूसरा क्या छोटे, पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी। ये 2 कहानी आपको कभी भी और हमेशा याद रहनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को बना पाएंगे। आइए करते हैं, बहुत आसान हो चुका है अब अपने को पास देखिएगा ध्यान से। चलो देखेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। Q1 कितना है, यही सॉल्व कर रहा हूं मैं। Q1 प्लस Q2 सूर्या सर Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा, और वे होगा, दोनों को यदि ऐड कर दो तो 5 में से 1 गया, 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम्स। यहां तक किसी को क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर। कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं सर। अब ध्यान सुन, दूसरा पॉइंट। अरे सर दूसरा तो ये भी है कि आखिरी में इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हाँ सर, और पोटेंशियल हमको पता है, क्या पता है सर, Q1 डैश अपॉन R1 बराबर Q2 डैश अपॉन R2 होगा। ये कंफर्म है। तो K से K का मैटर क्लोज कर दो सर। कर दिया सर। ले तो मुझे बताइए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या R1 अपॉन R2 के बराबर आ गया है? यस सर। R1 अपॉन R2 क्या 1/3 के बराबर है? यस सर। तो क्या Q2 डैश 3 टाइम्स ऑफ Q1 डैश के बराबर आ चुका है? अरे यस सर। देख लो ध्यान से, If these are connected by conducting wire, the final charges on the bigger sphere is Q2 डैश। अपने को पता चल चुका है। एक इक्वेशन हमने यहां से निकाली और एक पहले तो निकाल ही चुके हैं, तो Q2 डैश की वैल्यू क्यों ना हम यहां उठा के पुट कर दें। जैसे ही पुट करेंगे हम तो हमें मिलेगा क्या, बताओ। अपने को निकालना क्या है, बड़े वाले स्फीयर पर ना, अपने को Q2 निकालना, तो Q1 पुट कर देते हैं ना। Q2 डैश डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, Q2 डैश डिवाइडेड बाई 3 प्लस Q2 डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻2। कितना हो जाएगा ब्रो? ये हो जाएगा 4 Q2 डैश डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2। खत्म मार।
क्लियर है या नहीं है बेटा? उत्तर आ चुका है Q2 डैश बराबर 3 × 10⁻⁻2 कूलम्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप इस टाइप के प्रॉब्लम को बिल्कुल मैटर क्लोज कर देंगे। कैसे किया गया है इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। इनिशियल चार्जेस इज इक्वल्स टू फाइनल चार्जेस, फाइनल पोटेंशियल दोनों स्फीयर का सेम हो जाएगा यदि कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए। आ जाओ भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर, बोला हुआ है A spherical conductor of radius 10 cm has a charge this distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at point 15 cm from the center of the sphere? Now we need to understand इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपने पॉज करके इसको जरूर ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं। क्या आपको पता होना चाहिए यदि कोई भी स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, फॉर अ पॉइंट, कंसेप्ट क्या है इसका ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, outside the sphere, sphere behaves like a point charge. Sphere behaves like a point charge situated at its geometrical center, situated at its geometrical center, geometrical center पे, मतलब यदि स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट की चर्चा हो रही है, स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट की यदि चर्चा हो रही है, तो ये चचा जान जो है अपने स्फीयर जो है, प्यारे स्फीयर जो है, ये कैसा बिहेव करेंगे? पॉइंट चार्ज रखे होंगे कहां पे? उसके केंद्र पर। तो ध्यान सुनना छोटे, ये रहा स्फीयर जो क्वेश्चन में दे रखा था, जिसका रेडियस कितना है ब्रो? 10 सेंटीमीटर। और यहां पे एक पॉइंट है, यहां से कितनी दूरी पे? 15 सेंटीमीटर दूरी पे आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करो। यदि हमें मालूम है कि इन चचा के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 3.2 × 10⁻⁷। यस और नो बेटा? यस सर। तो ये कैसा बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज। तो इसका पॉइंट चार्ज बना दिया जाता है और यहां से दूरी इसकी कितनी कर देते हैं? 15 सेंटीमीटर। और ये चार्ज कितनी है? 3.2 × 10⁻⁷। और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है देवी और सज्जनों। तो देखिए ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, सर KQ/R² होता है। K का मान तो चचा हमें पता है 10 इंटू, देखो ये ध्यान से क्वेश्चन में दे भी रखा है 9 × 10⁹, राइट बेटा? चलो 9 × 10⁹ इंटू Q का मान हमें पता है 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन R², 15 × 15 × 10⁻⁻4। क्यों लिखा -4? क्योंकि सर सेंटीमीटर में लिखा है, मीटर में बदलेंगे सर तो 10⁻² × 10⁻² हो जाएगा और 10⁻⁴ हो जाएगा। चलिए सर मैटर क्लोज किया जाए इस सवाल का। 3 × 9 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही सर। आइए देखते हैं, ये घात 4 है, यहां कितना बचेगा? ये बचा 10⁻² बचा बेसिकली, है ना? तो यहां कितना आ जाएगा? EP हो जाएगा बेटा 3.2 × 10⁻² × 10⁻⁴ भी ऊपर चला जाएगा क्या? यस सर। अपॉन नीचे लिखा है 25, ये 100 है, 25 चौके 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तियां 12 × 10⁴। ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए। न्यूटन पर मीटर कहाँ गया? न्यूटन पर कूलम। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? 12.8, अच्छा 1.28 के फॉर्म में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1.28 × 10⁵ ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए बंधुओं। देखिए क्या है, ऐसा कुछ ऑप्शन है 1.28 × 10⁵। हाँ ये रहा ऑप्शन, सुंदर सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आपको समझ में आया होगा कैसे किया। क्या करना है? किसी भी स्फीयर के लिए यदि पॉइंट बाहर मौजूद है तो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जैसे कहां रखा हो उसके केंद्र पे रखा हो। आइए बढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम दिस वन, the electric potential is found to be 5V throughout, 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is. जरूर ट्राई करें सवाल को, जरूर ट्राई करें। देखिए इस ये सवाल ना बहुत क्विक थिंकिंग का है, बहुत आसानी से सवाल के आंसर दे सकते थे।
सर इस सवाल का आंसर 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई साहब -dV/dr, और यदि पोटेंशियल ही नियत हो जाए तो dV/dr इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। यहां पे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, मतलब पोटेंशियल यदि बदलेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही आता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने पे, अन्यथा नहीं आता है चीतो। तो उत्तर क्या हो जाएगा छोटे? ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं जीवन में आगे की तरफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल चीतो क्या बोलता है। अगला सवाल कहता है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद डाइपोल एक्सिस इज। मैं आशा करता हूं आपको डाइपोल मोमेंट और उसकी वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद होंगे। नहीं होंगे तो मैं वापस से रिकॉल कर देता हूं। हाँ, तो देखेंगे ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जा रही है, मतलब एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है यह हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि डाइपोल की वजह से 2 एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। पहली एक्सिस देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन आराम से देखिएगा, हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा। किसी लघु विद्युत ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है। तो इसके कारण अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 मीटर दूरी के किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होने वाला है। आइए देखते हैं, पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इस सवाल का मैटर करेंगे क्लोज। आइए देखिए क्या है कंसेप्ट बच्चों। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम कंसेप्ट के बारे में बात करें तो पोटेंशियल कितना होता है। देखो बेटा, अगर यहां -q है, यहां q है, और यहां पे अगर बीचों बीच इसके मिड एक्सिस पे कोई पॉइंट रखते हो p, तो यहां पोटेंशियल कितना होने वाला है? 0, क्योंकि यहां से दूरी भी बराबर है और यहां से दूरी भी बराबर है। और यदि ऐसा होता है तो kq/r होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा? तो kq/r इसकी वजह से हो जाएगा और -kq/r इसकी वजह से, तो इसलिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाली एक्सिस पे है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल होता है 0। परंतु किंतु भाइयों बंधुओं, ये यदि -q है, ये यदि q है, यहां पे मान लेते हैं कोई पॉइंट p है, और यहां से यहां तक की दूरी यदि l है, और यहां से यहां तक की दूरी l है, और इसके केंद्र से पॉइंट p की दूरी यदि d है, तो यहां पोटेंशियल आप p लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर kq तो लिख लीजिए। एक दूरी है कितनी? kq/r होता है पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा बेटा? ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ सर? ये पूरी दूरी d, ये दूरी l, सर ये d - l हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक की सर ये d + l हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा? देखना ध्यान से, 1/d - l, क्लियर है? -1/d + l। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो -4 से d + l दूरी पे था, तो आगे माइनस है, और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? -d + l, -1/d + l। तो जरा इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बेटा? सर इसका एलसीएम लेने पर, ध्यान सुनेंगे, इसका एलसीएम लेने पे आएगा d² - l², ऊपर हो जाएगा बेटा d + l -d + l, d से d का मैटर क्लोज इनटू kq। क्या ये kq इनटू 2l/d² - l² लिखा है? यस सर। और यदि ये डाइपोल बहुत छोटा है तो क्या मैं बोल सकता हूं d का मान है ना बेटा l से क्या है? बहुत बड़ा है, तो d² बहुत ही बड़ा होगा l² के, तो इसको क्या किया जा सकता है? इग्नोर। तो क्या लिखा है सर? ये लिखा है 2kql/d²। मैं उम्मीद करता हूं आपको पोटेंशियल समझ में आया हो, और आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों k × 2ql किसके बराबर होता है? p। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। यस सर। चार्ज कितना है? q। तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है चीतो? सर k × p/d²। ये मैंने आपको क्यों डिराइव करवाया? क्योंकि कई बार हम इस फॉर्मूले को मिस आउट कर जाते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा आप हमेशा, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट मौजूद है तो वहां नेट पोटेंशियल 0 होता है, और एक्सिस पे कोई पॉइंट मौजूद है वहां पोटेंशियल होता है kp/d²। अब हम क्वेश्चन पे आता है। इसने थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया क्वेश्चन। इसने क्या बोला है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट इज 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। ये देखो क्या कहना चाह रहा है। अब ये बोलना चाह रहा है कि देखिए सूर्या सर, अभी हमने निकाल लिया
पोटेंशियल हमने कितना निकाला बेटा? अभी अपन ने निकाला सर Kp/d²। बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? ये रहा डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल यहां से 60 डिग्री पर r दूरी पे कोई बिंदु है पॉइंट P, इस पे बताना है सर आपको पोटेंशियल। बिल्कुल सर। तो सर क्या आप P के दो कंपोनेंट कर सकते हो? यस सर, एक P इसके अलोंग कर सकते थे, कितना? P cos 60, एक P के परपेंडिकुलर कर सकते थे P sin 60। तो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर वाले की वजह से पोटेंशियल तो क्या होगा? 0, लेकिन सिर्फ किसकी वजह से बचेगा? P cos 60 की वजह से। तो फॉर्मूला यूज किया जा सकता है प्यारे बच्चों सर, Kp cos 60/d²। तो आप भी याद रखिएगा, यदि कोई एंगल थीटा पे होता तो Kp cos θ/d² पोटेंशियल होता। आइए सारी वैल्यूज को पुट किया जाए बच्चों। K तो ये होता है, यस सर। P का मान दे रखा है आपको, है ना, सब बाकी सब दे रखा है। तो आइए पुट कर लेते हैं सब। चलिए, तो क्या फॉर्मूला लगाया अभी अपन ने देखा सर? पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। कितना सर? Kp cos θ/d²। दिस इज द फॉर्मूला विच वी नीड टू अप्लाई। आइए पुट करते हैं। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। P की वैल्यू देखते हैं जो दोस्तों कितना दे रखा है। आइए लेट अस सी P की वैल्यू कितना दे रखा है प्रश्न में। 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। कितना दे रखा है? 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। और क्या दे रखा है? D की वैल्यू दे रखा है 0.6 और एंगल दे रखा है 60, है ना। तो cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है बेटा। यस सर, इंटू 0.6 × 0.6। और वो भी क्या दे रखा है? क्या इस सेंटीमीटर मीटर में दे रखा है ना। आइए तो देखते हैं ध्यान से। तो क्या हो जाएगा? इससे इसका मैटर क्लोज हो चुका है। यस सर, ये लिखा है सर 9 × 16 × 100/6 × 6 × 2। लिख सकता हूं ऐसा? बिल्कुल सही सर। तो देखिए किससे कटेगा बेटा? 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 8 16। क्लियर है बेटा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 200 उत्तर आना चाहिए प्यारे बच्चों। कितना आना चाहिए पोटेंशियल? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। ऑप्शन डी हो गया इस प्रश्न का जवाब। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला सवाल अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, राइट। तो उसको अपनी नोट्स कॉपी में भी आप उतार सकते हो। बढ़िया पीवाई क्यों था बेटा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है, थ्योरेटिकल सवाल है, तो ध्यान सुनना। पहले आपको ट्राई करना है स्वाभाविक तौर पे। क्या लिखा हुआ है? अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। एक डाइपोल को ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में रख दिया है, तो पूछा है कि ये डाइपोल अब किधर की तरफ चलेगा। ऑप्शन है राइट और लेफ्ट, और राइट में भी इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, टुवर्ड्स द राइट और इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, टुवर्ड्स द लेफ्ट इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। सबसे पहली बात तो देखिए, दुनिया में कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहती है, तो इसमें से सबसे पहले तो अगर इस डाइपोल की मैं बात कर दूं तो कहां से कहां जाएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी जहां ज्यादा से कम होगी उधर की तरफ जाएगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता था? देखिए, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी ये इंक्रीज है, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा। आप देखेंगे ये राइट की तरफ जाएगी या लेफ्ट की तरफ जाएगी। आइए देखते हैं, ध्यान से सुनना। आपको बहुत अच्छे से पता होगा बेटा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी अधिक होती है वहां पे, ध्यान सुनना बेटा ना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी अधिक होती है वहां उसकी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, अगर इस पॉजिटिव चार्ज Q को देखा जाए, देखो ध्यान से, है ना, तो इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही। और माइनस QE वाले पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, अरे बिल्कुल सही। पर ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो राइट वाला धक्का ज्यादा है, लेफ्ट वाला धक्का कम है, तो बॉडी कहां जानी चाहिए? डाइपोल, टुवर्ड्स राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ऑलराइट एवरीवन, तो इस टाइप के आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे भी अच्छे से ध्यान दें। आइए देखते हैं अगला पार्ट क्या है। तो कौन सा आंसर था पिछले वाले का? 3। हाँ, अब आइए देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा बेटा, two charge spherical conductor of radius r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of surface charge density of the spheres will be। ठीक है,
क्वेश्चन ट्राई करें। इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया हुआ है, याद है? दो वायर को यदि कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, तो मैंने आपको बताया है, यदि दो स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हो तो चार्जेस का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यस और नो? यस सर। तो चलिए देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो दो चार्ज स्फेरिकल है, देख बेटा मैं यही कर देता हूं, बहुत आसान सवाल है। एक ये रहा ब्रो, दूसरा ये रहा ब्रो, बिल्कुल सही सर। दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से, कर दिया सर। एक का रेडियस है ब्रो r1, एक का रेडियस है ब्रो r2। देन द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज, तो इसमें सिग्मा 1 चार्ज मान लेते हैं, इसमें सिग्मा 2 चार्ज मान लेते हैं। क्लियर? रेडियस r1 है, रेडियस r2 है। तो कब तक चार्जेस का फ्लो होगा सर? जब तक v1 और v2 आपस में इक्वल ना हो जाए। बिल्कुल सर। सर v1 होता है k q1 अपॉन r1 और सर v2 होता है k q2 अपॉन r2। सर k से k का मैटर क्लोज हो गया। यस सर। सर q1 को क्या लिख सकते थे सर? सिग्मा 1 इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर। चार्ज क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो मिल गया कि नहीं? q1। यस सर। डिवाइडेड बाय क्या कर दो बेटा? r1। इसको क्या लिखो सिमिलरली सर? सिग्मा 2 इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर अपॉन r2। r2 से r2 का मैटर क्लोज, r1 से r1 का, 4 पाई से 4 पाई का, क्या सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। सिग्मा 2 की वैल्यू आ चुकी है r2 अपॉन r1 के बराबर। देखिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 r2 और ये r1 नीचे चला जाएगा, r2 अपॉन r1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सूर्या सर? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल भी सही है। आइए चलते हैं ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए बच्चों। ये बहुत बहुत ज्यादा इजी सवाल है, राइट? ये डायरेक्ट कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम है। आपको पता है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90 डिग्री। कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। Two hollow conducting sphere of radius r1 and r2 have equal charges, then the potential will be। बताओ फॉर्मूला आपको पता k q r। बताओ कटक सेंस से बताओ, बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए बेटा। अगर चार्ज सेम है तो देखो आपने को पता है सर पोटेंशियल जो होता है वो k q r होता है। यदि चार्ज सेम है तो जिसका r ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो क्या मैं कह दूं जिसका r कम होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखिए मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, जिसका आर कम है उसका पोटेंशियल क्या होने वाला है? चीतो ज्यादा। देखिए कितने कितने आसान। ये वाला सवाल 22 वाला देखो, इससे पिछला वाला सवाल 22 वाला, इससे पिछले वाला सवाल 21 वाला और इससे पिछले वाले सवाल, ये सारे के सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थे, लेकिन कितने आसान थे, कितने इजी टू स्कोर थे, है ना? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है बेटा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आप कंसेप्ट के साथ साथ, है ना, सवालों पे भी उतना ही ध्यान दें जितना सवालों के साथ साथ आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि दोनों एकदम बैलेंस टू बैलेंस चलते हैं ना। हो सकता है किसी साल सवालों पे ज्यादा फोकस कर दे, हो सकता है किसी साल कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कर दे, पर दे बोथ गो हैंड इन हैंड। व्हाइल इन केस ऑफ मैकेनिक्स प्यारे बच्चों सवाल पे ज्यादा फोकस होता है हमेशा। आइए बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू and plus q are placed at a distance l as shown in the figure। अरे यार देखो शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पे। देखो कितना आसान सवाल है। क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस चित्र में दर्शाए गए अनुसार 2 बिंदु आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू की दूरी l दूरी पर रखा जाता है। यदि r का मान l के साथ बहुत ज्यादा बड़ा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम निम्न सा परिवर्तित होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, बताओ कितना होता है फॉर्मूला? पढ़ा सर, बहुत अच्छे से पढ़ा ये वाला फॉर्मूला। तो 2 kp अपॉन r क्यूब। बात खत्म करते हैं सर। तो 2 kp अपॉन r क्यूब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1। बात क्या होती है? खत्म। बात क्या होती है? खत्म। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए। ये भी उसी तरीके से करना। देखो 20 से लेके 23 तक के सारे सवाल आप देख रहे हो कितने आसान आए बच्चों, है ना? पर आपको इत्मीनान से कंसेप्ट्स को अच्छे से करते जाइए, सवाल को अच्छे से करते जाइए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना कॉन्फिडेंस कर पाओगे। आप 90% बच्चे बेमतलब में फिजिक्स से डरते हैं। नीट की फिजिक्स में आप सिर्फ जागरूक होकर पढ़ लो ना बेटा, और थोड़ा बहुत कलम चला लो। नीट की फिजिक्स में जितना कलम चलानी ना छोटे, मचा देगा। मैं बता रहा हूं पेपर में मचा देगा। मैक्सिमम बच्चे बस कलम चलाने से डरते हैं। उनको लगता है कि जैसे बाकी सब्जेक्ट रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे यहां भी हो जाएगा। नहीं होता ब्रो। यहाँ बस तू एक बार फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन पे अप्लाई कर। 2-4 क्वेश्चनों में ऐसा कर ले, 5-7 तरह की वैरायटी कर ले, फिर देख क्या फोड़ता है तू पेपर के अंदर छोटे। समझा कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना। अगला सवाल देख छोटे, आ जा। An electric dipole is placed at an angle 30 degree with electric field intensity फलाना. It experiences a torque equal to ढिमकाना. Calculate the magnitude of charge on the dipole if dipole length is चिमकाना 2 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को देखो अप्रोच कैसे करेंगे। क्या पूछ रहा है?
सबसे पहले देखो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है सर क्यू का मान बताने को बोल रहा है ये भाई साहब। अच्छा, दे क्या क्या रखा है सर, ई की वैल्यू दे रखी है अपने को, तो देखो है ना कितनी दे रखी है अपने को 10 के प्रू इंटू 10 की पावर 5। अच्छा सर बताओ टॉर्क भी दे रखा है सर, सर सर टॉर्क भी दे रखा है सर, ये तो हाँ 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 सर टॉर्क भी दे रखा है। अच्छा सर लेंथ भी दे रखा है, अरे यार सर 2 सेंटीमीटर तो लेंथ भी दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा गया है जरा देखो, आपसे पूछा गया क्यू की वैल्यू। सर ऐसा क्या हो जिसमें टॉर्क, लेंथ, ई और क्यू सब इन्वॉल्व हो जाए? सर मुझे बहुत अच्छे से पता है, देखना ध्यान से, एंगल भी दे रखा सर 30 डिग्री। सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, और तो और सर मैग्नीट्यूड होता है PE साइन 30। अरे बोलो यस और नो? यस सर। तो टॉर्क दे रखा है 4, P क्या होता है बताओ? Q इंटू लेंथ बिटवीन द डाइपोल। यस सर। तो 4 बराबर देख छोटे Q इंटू लेंथ बिटवीन द डाइपोल कितना दे रखा है देख 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिख दूं इसको 2 इंटू 10 की पावर -2। सही है, Q इंटू एल हो गया है ना, ये तो P हो गया। E कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 5 साइन थीटा 1/2। क्या इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है बच्चों, मुझे बताइए? अरे यस और नो बेटा। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3, और क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या Q अच्छा 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 सॉरी ये लिखा है 2 2 जा 4 है ना, ये आ जाएगा 2 अपॉन कितना है भाई मेरे 10 की पावर 3 इक्वल टू Q, मतलब 2 मिली कूलम्स। ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। कितना आसान सवाल था, बस आपको पता होना चाहिए था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। देख सकते हो पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन कितने इजी आए हैं बच्चों। अगला सवाल देखो, ये भी देखो देखो सेम पूरा एकदम कंसेप्चुअल और एकदम आसान, बिल्कुल लोड नहीं लेना। अगली सवाल, यदि ई डॉट ds का मान 0 है किसी सतह पे तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले तो मुझे बताओ ई डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल होता क्या है? सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? किसी सतह से टोटल नंबर वो पास हो रही है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के काउंट को। फॉर एग्जांपल यदि किसी एरिया से 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की संख्या हो चुकी है 50। सीधी सी बात है ना? बिल्कुल सही सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, देखना ध्यान से, यदि इसका मान 0 है, इसका मतलब क्या है कि सर उस सतह में जितनी फील्ड लाइंस आ रही होंगी उतनी फील्ड लाइन चली जा रही होंगी, मतलब कुल नंबर ऑफ लाइंस जो है उस सतह के अंदर जो ट्रैप है वो 0 है। यस सर। तो देखो ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, all the charges must be necessarily inside the surface, the electric field inside the surface is the number of flux line। बात ही खत्म। सर फ्लक्स की बात हो रही थी और फ्लक्स लाइन की बात कर रहे थे आप, तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट। अंदर एक भी लाइन ट्रैप नहीं है, इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 0 है। बहुत बढ़िया सर, मजेदार एकदम। यस और नो छोटे? आजा अगला देखते हैं। ये बॉय ला 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 ला, आजा अगला सवाल छोटे देख। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस शोन इन द फिगर। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, देखो क्या दे रखा है, पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल दे रखा है ना, तो आपको क्या पता करना है बेसिकली, अच्छा ठीक है पोटेंशियल पता करना है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10 टू द पावर 2 वोल्ट है ना एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल विल बी व्हाट है ना, पॉइंट पी पे पोटेंशियल। कई बच्चे सोचते हैं सर इसके अंदर अभी आपने फॉर्मूला बताया सर केपी अपॉन आर के स्क्वायर बता दिया सर वही लगा दे क्या? नहीं बेटा, केपी अपॉन आर स्क्वायर इज अ फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल और केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज अ फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल और 2 केपी अपॉन आर क्यूब इज अ फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल। मेक श्योर डोंट ट्रीट डाइपोल एज अ डाइपोल, always treat dipole as individual charges until and unless it is not mentioned that dipole is short। समझ में आया क्या? यस सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। तो आइए देखते हैं, हम इसको शॉर्ट डाइपोल मानेंगे ही नहीं मेरे भाई, हम तो इसको 2 अलग अलग चार्ज मानेंगे। ये इसकी दूरी कितनी है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 8 है। मैटर क्या है? क्लोज है। सर इसकी वजह से कितना होगा सर, के क्यू तो बाहर ले लो क्योंकि यहां भी क्यू है यहां भी क्यू है। सर इसकी वजह से होगा 1/2 माइनस सर इसकी वजह से होगा 1/8। खत्म करो सर, रट्टा ही खत्म करो। के क्यू अपॉन आर होता है सर, के क्यू अपॉन आर होता है पोटेंशियल है ना। मैंने इससे दूरी देखी कितनी है, 2 है, इससे दूरी देखी कितनी है, 8 है। सॉल्व कर लिया छोटे, कितना हो जाएगा मुझे बता? 8 में से 2 गया 6, के क्यू 2 3 6 2 चौके 8, 3 की क्यू बाई 4। गलत हुआ क्या? 1 मिनट रुकना, कितना है 8 और 2 तो 1/2 माइनस 1/8 कितना आ गया एलसीएम बेटा 8। तो 2 चौके 8, 4 में से 1 गया, सॉरी
सॉरी 4 में से 1 गया, दोबारा कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बताओ, के क्यू एलसीएम हो जाएगा बेटा 8, 2 चौके 8, 1 गया है ना, तो ये आ गया 3KQ/8। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई सा? ऑप्शन नंबर डी है सर। कितना सुंदर ऑप्शन, एकदम सामने। तो क्या बोला सर ने? मैंने आपको अभी यही सिखाया, जब तक क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल मेंशन नहीं है आप उसको शॉर्ट डाइपोल ट्रीट नहीं करोगे, आप तो उसको 2 इंडिविजुअल चार्जेस ट्रीट करना, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ समाप्त होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स। और इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन, क्योंकि आपको पता है एक जैसे चैप्टर है, तो अब अगला टॉपिक उठाते हैं अपन ग्रेविटेशन, उसके कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन का पहला प्रश्न। चलिए चीजों शुरू करते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर चर्चा। आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मैं चाहूंगा कि एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी जैसे यहाँ पे स्लाइड चल रही होती है बेटा, एक बार आप अपने शॉर्ट नोट से सारे फॉर्मुलेस को रिवाइज कर लें, ताकि यहाँ पे आने पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। चलते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखा है देखो ध्यान से बेटा। अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it, right? To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole, right? क्या बोल रहा है यार, ब्लैक होल एक ऐसा होल होता है जिसके अंदर लाइट तक भी एस्केप नहीं कर पाती है। मतलब सीधी सी बात है सर, ब्लैक होल की स्पीड, ध्यान सुनना, ब्लैक होल की जो एस्केप स्पीड है वो इतनी ज्यादा है, लाइट से भी ज्यादा है, कि लाइट एस्केप नहीं कर पा रही है। क्लियर है? बिल्कुल सही। और एस्केप स्पीड क्या होती है किसी भी प्लैनेट के लिए बच्चों, हमेशा याद रखना, v की वैल्यू कितनी है चीतो? सूर्य सर, v की वैल्यू होती है √2gm/r। आई होप आपने फॉर्मूला याद कर लिया हो बच्चों। यस सर, यहां पे अपने केस में लाइट की बात कर रहे हैं तो v के मान हो जाएगा c के बराबर। बिल्कुल सर। तो सर c² बराबर क्या लिख सकता हूं? 2gm/r। अरे बिल्कुल सूर्या सर, आपसे r निकालने को पूछा गया है क्या? यस सर। तो क्या ये 2gm/c² हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों? यस सर। वैल्यूज पुट कर दिया जाए? बिल्कुल पुट कर दिया जाए सर। तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 × 6.67 × 10⁻11 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, 2 × 6.67 × 10⁻11 है ना, इंटू m कितना है बेटा बताओ? 5.98 × 10⁻24 अपॉन c², यानी 9 × 10⁻16। अच्छा, अभी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। सारी वैल्यूज को पुट किया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा चीतो सारी वैल्यूज को, तो ये आएगा 10⁻2 मीटर। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, यहाँ कितना बचेगा ब्रो? देखो ध्यान से, 10⁻+24 था, नॉट माइनस बेटा, है ना। तो यहाँ पे बचेगा 10⁸ बचेगा। यस सर। तो ये बचा 2 × 6.67 मल्टीप्लाइड बाय कितना लिखा है? 5.98। राइट बेटा? राइट सर। इंटू 10⁻³ अपॉन कितना लिखा हुआ है बच्चों? 9। 8 9 10 11। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। अब देखो ध्यान से, तकरीबन निकालते हैं अपन, है ना। कभी भी आंसर जैसे आपने निकाले तो तकरीबन आंसर निकालिए आप, है ना। तो सबसे पहली बात तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता था, बचा तीसरा और चौथा। देखना ध्यान से, है ना, मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहा हूं। आपको जरूरी नहीं है कि आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप सॉल्व करते जाओ। 5.98 को लगभग कितना मान सकते थे? 6 मान सकते थे? बिल्कुल मान सकते थे सर। अब देखो ध्यान से, ये लगभग 6.5 मान सकते थे? बिल्कुल मान सकते थे सर। तो ये कितना लिखा है? 6 × 12 13 लिखा है। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही। और कितना हो गया बताओ? जब इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो कितना लिखा है? 13 6 × 78। ये लिखा है 78 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻³ क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। ये लगभग 9 टाइम्स जाएगा ना, 9 टाइम्स है ना, 8 पॉइंट कुछ जाएगा ना, लगभग मान लेते हैं 9। लिखा है सर 9 इंटू 10⁻³ है ना, या लगभग सर इसको 10 मान लो इंटू 10⁻³। तो क्या ये 10⁻² मीटर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी यार, आपको तो सिर्फ एक वाइल्ड गैस करना था। मैंने तो इनफैक्ट 100 भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ 10⁻³ है, यहाँ कुछ 70-80 के आसपास आएगा, डिवाइड होकर 8-9 आएगा, तो ऑब्वियसली किसके पास जाएगा? 10⁻² मीटर के पास जाएगा। संभवतः ये और ये तो हो ही नहीं सकते थे, इसलिए डायरेक्ट आंसर पे टिक करे बेटा। आप अपना समय बचाइए। सेम गलती बच्चे क्या करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में भी, या फिर कई जो चैप्टर्स होते हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, बच्चा उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। नेवर डू दिस। They don't want to check your calculation, they want to check your speed, है ना। वो चाहते हैं कि आप ये बुद्धि लगाओ कि हमने 4 ऑप्शन इतने दूर दिए हैं ताकि आपका समय खोटी ना हो, आप मोटे तौर पे आंसर बता पाओ। क्लियर है?
क्लियर है सर, चलते आगे की तरफ। यस सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है बेटा, डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय। आपको बहुत अच्छे से पता होगा बेटा, ध्यान सुनना ना, ये वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता तो इसका ग्राफ अलग आता, वेक्टर फॉर्म में है तो इसका ग्राफ क्या आने वाला है, अलग आने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ध्यान सुनना बेटा, है ना। सॉलिड स्फीयर, ध्यान सुनना, सॉलिड स्फीयर या फिर ऐसा बोलिए पृथ्वी की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आपको पता होना चाहिए सर। वो होता है, देखो ध्यान से, Gm/r³ इंटू r, करेक्ट है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बोलूं या फिर आप क्या समझ लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों एक ही बात है ना, बिल्कुल सर। Gm/r³, और बाहर क्या होता है, Gm/r²। ध्यान सुनना सर, ये क्या बोला आपने, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट याद है तो सेम वही चीज है, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे बच्चों। और मैंने आपको वहां बताया था कि स्फीयर के किसी बाहर मौजूदा पॉइंट पे ये स्फीयर कैसा बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता था, यहां एक पॉइंट मास बिहेव करेगा, जैसे कहां रखा हो, उसके केंद्र पर रखा हो। यस और नो, तो इसलिए देख Gm/r²। और सर ऑब्वियस ही बात है, इसकी दिशा हमेशा किधर होती है, हमेशा इनकी दिशा होती है केंद्र की तरफ, हमेशा किधर होती है बच्चों, केंद्र की तरफ, है ना। जी जो होता है, जी है ना, जी वेक्टर डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, केंद्र की तरफ। तो नेगेटिव, आगे क्या लगा हुआ है बेटा, नेगेटिव। यदि आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो ध्यान सुन, पहले ई लिख जा, ई और आर में एक स्ट्रेट लाइन है, यस और नो। उसके बाद कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो पहले स्ट्रेट लाइन होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। तो पहले स्ट्रेट लाइन नेगेटिव डायरेक्शन में, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो इस तरह से इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा बेटा, इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा हुआ है, रेपिटेडली पूछा हुआ है नीट प्रिपरेशन एग्जाम्स में, तो मेक श्योर करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इतनी जोर से देखेंगे कि अभी यही याद हो जाए। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 3 रुपयों के लिए। देखिए क्या बोल रहा है, Kepler's third law states that square of a period of revolution t of a planet around the sun is proportional to third power of the average distance r between sun and planet, है ना, where t square is equals to k times of r cube, where k is a constant. If mass of a sun and planet are m and small m respectively, then as per Newton's laws of gravitational force, we know that force will be Gmm/r², where g is a gravitation. The correct relation between g and k is described as c. यदि आपने कैप्लर्स लॉ पढ़ा होगा तो आपको यह बात बहुत अच्छे से पता होगी, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी प्लैनेट m के अराउंड यदि कोई सैटेलाइट घूम रहा है जिसका मास कितना है, छोटे स्मॉल m है, तो ऑब्वियस सी बात है ये m इस स्मॉल m को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बिल्कुल खींच रहा होगा सूर्या सर, मेरे को कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सर। और यही फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा, बिल्कुल सही। तो सर मान लेते हैं ये रेडियस r है, तो क्या लग रहा होगा फोर्स इस पे, सर Gmm/r²। और सर यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है mv²/r के, तो r से r का मैटर कर दो क्लोज, m से m का मैटर कर दो क्लोज। सर ऑर्बिटल स्पीड जो आती है, हमसे फालतू बात नहीं करेंगे आप, Gm/r आती है सर, ये फॉर्मूला हमको याद है बहुत अच्छे से, बिल्कुल सही। कितनी ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहा है, √Gm/r से घूम रहा है सर। तो मुझे बता, अगर ये √Gm/r से घूम रहा है, ध्यान सुनना, तो टाइम पीरियड क्या होगा, अरे सर टाइम सर टोटल दूरी 2πr अपॉन वेलोसिटी, सर 2πr अपॉन वेलोसिटी √Gm/r होता है सर, फालतू बात नहीं करेंगे आप हमसे। t बराबर 2πr इंटू √, ऊपर क्या चला गया बेटा r, अपॉन ये कितना हो गया Gm। सर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ना, कर देते हैं सर, 2t² इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4π² r² इंटू r अपॉन Gm। यस और नो, यस सर। सर ये क्या लिखे हैं, सर ये लिखे हैं t² बराबर, ये कितना हो जाएगा सर 4π² अपॉन Gm इंटू r³। अरे अमेजिंग सर, अमेजिंग, यही तो पढ़े हैं आप कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। यस सर, तो देखिए t² यहां पे किससे कंपेयर करने को बोला है, k इंटू r³ से बच्चे, तो k का मान कितना हो जाएगा बच्चों 4π² अपॉन Gm। कितना हो जाएगा मान 4π² अपॉन Gm। क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यस सर, आप यहां से याद भी रख सकते हैं, k का मान कितना है, दोबारा बोलेंगे
4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम। मैंने बताऊं मैंने क्या किया, मैंने किया एक सैटेलाइट यदि घूम रहा है तो अभी केंद्रीय बल उसे कौन प्रोवाइड करेगा प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वीय बल, और वो गुरुत्वीय बल होता है जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू एमवी स्क्वायर बाय आर। दिस विल इवेंचुअली लीड अस टू वी नॉट एज अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर इन द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पीड 2 pi r upon v. This will give you 2 pi r upon under root gm by r. From here I got the value of t square as 4 pi square upon gm into r cube, and on comparing with the given data in the equation I got the value of k as 4 pi square upon gm. That is why option number 1 is absolutely correct। और इसी के साथ मिलते हैं पूरे 2 रुपए। आगे बढ़ा जाए जीवन में। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 1 रुपयों के लिए। A satellite S is moving in an elliptical orbit around the earth, ठीक है। The mass of the satellite is very small as compared to the mass of earth, ठीक है। तो बताना है एक S है, सैटेलाइट है ना, वो पृथ्वी के अलावा नू 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 करके घूम रही है, ठीक है, घूम रही है सर। तो आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो आपने पढ़ा होगा केपलर लॉ बेसिकली पढ़ा होगा आपने कि सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, पढ़ा कि नहीं? अबे हाँ सर, m इंटू वी इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो एंगुलर मोमेंटम, पहला ऑप्शन छोड़ो, पहले दूसरा ऑप्शन छोड़ो, दूसरे ऑप्शन पे आओ, जो गलत है, पहला तो सही है दिख ही रहा है, दूसरे पे जाओ। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन इट्स डायरेक्शन, गलत जवाब। सर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी वेक्टर यदि कांस्टेंट है बाबूआ तो उसका मतलब है सिंपल सा है कि भैया जी देखो ऐसा है कि ना ही उसका परिमाण, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सर ये तो बहुत फालतू ऑप्शन लिख दिए हैं, गलत है जवाब, बिल्कुल गलत है। अगला लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, सर इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है सर, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, फालतू बात है, ये भी गलत है। अगला टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम, नो एब्सोल्युटली नॉट सर। आगे देखिए लास्ट फर्स्ट ऑप्शन देखिए बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी मैंने आपको बताया यदि कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सरकमफ्रेंस टक्कर क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्लियर है कि नहीं, और इलिप्टिकल यदि पाथ हो गया बेसिकली तो क्या कर रहा होगा, अर्थ को अपनी फोकस पे रख के घूम रहा होगा बेसिक, है ना। तो हमेशा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा चीतो, सर अभी आपने हमें बताया कि उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी भी मोमेंट पे प्रोवाइड कर रहा होगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सर अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट फलाना above the surface of earth, if radius is ढिमकाना then orbital speed of the satellite is। सर अभी आप हमको बताएं कि सर GMM अपॉन आर स्क्वायर रिस्पॉन्सिबल है MV स्क्वायर बटे आर के, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। V आपने अभी हमको बताया GM अपॉन आर, आर कहां से दूरी है, आर मेरे भाई पृथ्वी के केंद्र से सैटेलाइट की दूरी आर है। तो जरा सोचो ये रेडियस यदि कैपिटल आर है, सतह से दूरी यदि h है, तो स्मॉल आर का मान कितना है सर, स्मॉल आर का मान तो है r प्लस एच के बराबर। स्मॉल आर का मान कितना है सर, r प्लस एच के बराबर। अच्छा तो सर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रूट जीएम अपॉन, ध्यान से देख ब्रो, रूट जीएम अपॉन r प्लस एच। याद रखेंगे क्या, बिल्कुल सही सर, याद रखा जाएगा। आइए सॉल्व किया जाए इसको यदि ऐसा है तो। अब क्या क्या दे रखा है आपको, हाइट दे रखा है ना, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। जी का यूज करना, अच्छा जी का यूज करना है क्या सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, जी का यूज कर लेंगे। जी का यूज कैसे करेंगे मुझे बताओ सर। एक काम किया जाए, जीएम इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच, ऐसा लिख लीजिए सर। जीएम अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो जी के बराबर होता है, स्मॉल जी, बिल्कुल सही सर। तो क्या लिखा है सूर्या सर, ये लिखा है सर जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल सही सर। अब एक और बात देखिए सर, देखिएगा ध्यान से, ये लिखा है जी आर स्क्वायर अपॉन, यदि आर कॉमन ले लिया जाए, वैसे इतना करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप पुट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए तो वैल्यूज को पुट किया जाए तो कितना मिलेगा मुझे बताना, देखो ध्यान से सर 9.8 ही रखने को बोल दिया है क्या, ये 9.80 रखने को बोला है, ठीक है। अर्थ रेडियस कितना दे रखा है ब्रो, देख ध्यान से 6.38 इंटू 10 की पावर 6, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से 6.38, है ना। यार ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक काम करते इसको ऐसा कर लेते हैं ना, जी आर स्क्वायर आर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, रेशियो लेना ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया रूट जी इंटू आर, है ना। तो कितना हो जाएगा जी इंटू आर, 6.38 इंटू कितना लेने को बोला है ब्रो उसने, आ जाए एक बार देख ले, इंटू 10 की पावर 6, है ना, इंटू 10 की पावर 6 अपॉन
क्या हो जाएगा बंधु, अपॉन सूर्य सर 1 प्लस एच बाई आर, अपॉन कितना लेना, 1 प्लस एच बाई आर, है ना, बिल्कुल सर 1 प्लस एच अपॉन आर। एच कितना है बंधु, देख 0.25 इंटू 10 की पावर 6, 0.25 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 6.38 इंटू 10 की पावर 6। मैटर क्या हो चुका है, क्लोज। तो सर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9.8 इंटू 6.38 अपॉन 1 प्लस 0.25 अपॉन 6.38। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, नहीं सर। अब यदि इसका इस्तेमाल करके आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो निकाल के देखिएगा बेटा, इट विल टर्न आउट टू बी 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से, अब इसको वापस से कैसे सॉल्व करना है ना, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, वापस से वैसे ही सॉल्व करना है। आप इसको एवरेज लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ऊपर कितना है, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये ऊपर कितना है, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं, देखना बेटा ना, यहां पे कितना है, सब मीटर में रखा हुआ है, हाँ ठीक है, 10 की पावर 6 भी होगा ऊपर ना, हाँ। देखो अब इसके सारे ऑप्शंस देखना ना, आप ऑप्शन देखो कितना है, 6.67, 8.56, 9.13, सब किलोमीटर पर सेकंड में है। ये बताओ कितना होगा तकरीबन, यहां पे एक 10 की पावर 6 भी है ना, तो 6 9 54, 6 9 54, है ना, बिल्कुल सर। सर ये ना 55 56 के आसपास आ रहा है ना, 55 56 के आसपास, लेट अस सपोज 56, 10 भी पकड़ोगे तो 60 है बेसिकली, है ना, 56 के आसपास आ रहा है, अपॉन 1 प्लस सर कुछ तो ऐड हो रहा है सर, है ना, 10 की पावर 6, 10 की पावर, ये कुछ तो ऐड हो रहा है सर। पर सर 0 से 6 को डिवाइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 0.25, बहुत कम ही ऐड हो रहा होगा सर, है ना, बहुत कम ही ऐड हो रहा होगा, 1 प्लस कुछ तो हो रहा होगा ना, रैंडम, मैं एकदम गैस मार रहा हूं, वाइल्ड गैस। तो यार 56 अपॉन 1 प्लस समथिंग कितना होगा, 56 से थोड़ा कम जाएगा, 52 53 के आसपास जाएगा। देख ले ऐसा किसका रूट होता है 52 53 भाई, 7.76, 7 7 49, 50, 52 53, ऑन एन एवरेज मैंने बता दिया खटाक से उत्तर 7.76 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी बेटा, आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स को शार्प करिए। कैसे शार्प कर सकते हो, एवरेज नंबर्स को पकड़ के आप मैथमेटिक्स को शार्प कर सकते हो। चलिए आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर फलाना एंड ढमकाना रिस्पेक्टिवली। वापस से बेटा क्वेश्चन देखेंगे, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, 2 फॉर्मूले लगेंगे इसमें। देखो क्या क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। अब देखिए क्या है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड जी आर दिस एंड दिस। तो देखो यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, अभी ग्रेविटेशन में हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आओ, के क्यू बाई आर। यहां पे क्या पढ़ोगे सर, माइनस जी एम अपॉन आर, सेम वही वाली बात है। यस सर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच के बराबर, हाँ या ना। जी का फॉर्मूला कितना होता है सर, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे गजब यार, गुरुदेव यार, मजा आ गया सर। दोनों को यदि डिवाइड कर दोगे सर मजा ही आ जाएगा, जीएम से जीएम का मैटर क्लोज हो जाएगा, आर प्लस एच से आर प्लस एच का मैटर क्लोज हो जाएगा। सर ये तो लिखा है वी अपॉन जी बराबर माइनस आर प्लस एच। अरे एक नंबर, v कितना है ब्रो, देख ध्यान से, v कितना है, -5.4 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन g कितना लेने को बोला है इसने, 6 बराबर माइनस आर प्लस एच। आर कितना लेने को बोला इसने, 6400 किलोमीटर। आर को बाद में देखेंगे, एच देखिए तो वापस से यहां से गया, यस और 6, बिल्कुल सर बिल्कुल सही। 6 इंटू, अगर यहां पे 54 ले लिया जाता है ना, इसको क्या कर देते हैं मैं बेटा 54, तो यहाँ 10 की पावर 6 हो जाता, 6 9 54 हो जाता। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सूर्य सर 9 इंटू 10 की पावर 6 बराबर, है ना, 9 इंटू 10 की पावर 6, है ना, बराबर, ये कितना लिखा हुआ है, आर प्लस एच। ये कितना है, ये है 9000 किलोमीटर बराबर 6400 किलोमीटर प्लस एच। एच का मान आ जाएगा 9000 माइनस 6400, 0 10 में 4 गया 6, है ना, 8 में 6 गया 2, 2600 किलोमीटर उत्तर आना चाहिए बच्चों। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या किया बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता था, जी का फॉर्मूला पता था, पोटेंशियल दे रखा था, जी दे रखा था, दोनों को डिवाइड किया, अपन ने निकाली आर प्लस एच की वैल्यू। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो बंधुओं, देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूरे 2 रुपयों के लिए। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें डेंसिटी की भी बात कर रही है, सवाल के अंदर कर रखा है। चलिए चलते हैं, सवाल क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ
v to the escape velocity at a planet whose radius and mean density are twice as that of Earth. वहां पे एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा ऐसे प्लैनेट पे जहां पे उसका घनत्व और उसकी त्रिज्या पृथ्वी के घनत्व और त्रिज्या से कितनी है, दुगनी है। आइए सबसे पहले पता करते हैं कि भाई साहब एस्केप वेलोसिटी डेंसिटी पे और रेडियस पे कैसे डिपेंडेंट होती है। यदि ये हमें मालूम चल गया तो हमें डायरेक्ट रिलेशन पता चल जाएगा एस्केप वेलोसिटी का डेंसिटी और किसके साथ प्यारे बच्चों, रेडियस के साथ। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट। देखो आपको पता होगा एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी क्या है सर? एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ 2gm/r, यदि आपको याद हो। बिल्कुल सही सर। पृथ्वी के लिए इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट कर देते हैं तो आ जाता है कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आइए चलते हैं, ये इसकी वेलोसिटी बेसिकली है ना। तो m को क्या लिखा जा सकता था यदि आप बात करें सर? m को लिखा जा सकता था सर डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। अभी आई एम जस्ट डिस्कसिंग द कंसेप्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट सर? दिस इज डेंसिटी है ना। तो यदि इसको उठा के यहाँ पुट किया जाए तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ध्यान से, यह है अंडर रूट ऑफ 2g रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3r, यहां से ये बन गया बेटा स्क्वायर। ओ नाइस सर, मतलब एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ रो आर स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर रूट रो के। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, अब ये है, ये अपन ने डिराइव कर लिया कि भाई एस्केप वेलोसिटी आर और रो पे एक साथ कैसे डिपेंडेंट होता है, और आपको पता चला ची तो आर रूट रो। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, क्या मैं कह सकता हूं कि भैया VE1 बटे VE2 का मान जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, सर R1/R2 अंडर रूट ऑफ ρ1/ρ2। बात ही खत्म करिए। यस सर, है ना, R1/R2। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे VE है तो यहां कितना होगा, मान लेते हैं VE2 होगा। R है, दुगना कर दिया था सर रेडियस को तो उसने। यस सर, और तो और सर बताएं डेंसिटी को भी दुगना कर दिया था। मैटर क्लोज 1/2 तो VE1 अपॉन VE2 का जो मान है, उनका रेशियो जो है वो है 1/2। 1/2। कौन सा ऑप्शन है? 2। कितने रुपए मिले? 2। चले अगले सवाल पे। यस सर। आइए, उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया बेटा। सबसे पहले अपन ने वेलोसिटी निकाल ली, रो और आर पे कैसे डिपेंडेंट है, एंड देन एक्चुअली आई पुट इट आउट। राइट एवरीवन? राइट सर। चलते हैं आगे की तरफ, देखिए क्या क्वेश्चन है। The acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same as at a depth d below the surface of earth. Then the value of d is. ऑल राइट मेरे बच्चों, तो इस चीज को आपको समझने के लिए पहले आप एक बार इसे खुद ट्राई करें, बिकॉज इट इज वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जिनको आपको बनाने आना चाहिए। तो एक बार जल्दी से ट्राई करें, पॉज करें स्क्रीन को एंड देन ट्राई इट आउट गाइज। देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा और आपसे बन गया होगा। आई विश। चलो आगे तरफ चलते हैं, करते हैं सॉल्व। देखिएगा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि भैया हाइट h ऊपर यदि जाते हैं तो g एट हाइट h कितना होता है, g एट सरफेस अपॉन 1 प्लस, या फिर ऐसे ही कर लो, सिंपल चलो, 1 प्लस कितना हो जाता है, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाता है तो r स्क्वायर ऐसा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। यस और नो बेटा? यस सर। अच्छा, जब d हाइट पे जाते हैं तो ये रहता है g इंटू, है ना, 1 माइनस d इंटू, है ना, d हाइट पे जा रहा है ना, 1 माइनस d बाय r। क्लियर है? बिल्कुल सही सर। ये दो फॉर्मूले आपको पता होगा। डेप्थ पे r, नीचे डेप्थ पे g की जो वैल्यू होती है g टाइम्स ऑफ 1 माइनस d बाय r। यस सर नो बेटा? यस सर। और यहां पे कितनी होती है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। तो यदि अपन को ये जी एच और जी डी दोनों पता है, और अपने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो ध्यान से, है ना, ये बोल रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ, है ना। 1 किलोमीटर जो है वो, इसको अगर ध्यान से देखो तो h का मान r से बहुत बहुत कम दे रखा है। ये अभी वापस से कंसेप्ट की बात चल रही है बच्चों, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, पहले कंसेप्ट को सीखेंगे। राइट सर। तो h की वैल्यू यदि r से बहुत कम है तो आपको पता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, gh कुड बी रिटन एज g इंटू
1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, यस सर, पावर आगे आ जाता है, तो जी एच कितना हो जाता है बच्चों, जी इंटू 1 माइनस 2h/r। पर ये तभी वैलिड है जब h की वैल्यू r से बहुत ज्यादा कम हो। इनफैक्ट 32 किलोमीटर तक ही वैलिड है, उससे ऊपर वैलिड नहीं है। ऑलराइट एवरीवन, राइट सर, 5% है ना। चलो, तो g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, राइट सर, राइट राइट राइट। तो ये h हो गया, ये gd हो गया। आप बोल रहे हो सर ये दोनों बराबर कर दें, कर दो सर बराबर, सर कर देते हैं। g इंटू 1 माइनस d/r का मान, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें क्या बोल रहा है कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना 1 किलोमीटर सतह के ऊपर है ना, कितनी डेप्थ पे उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। मतलब दोनों को इक्वेट करने के लिए बोल रहा है आपको। यस, कर देते हैं। g1 माइनस 2h/r, मैटर कर दीजिए क्लोज, मैटर कर दीजिए क्लोज। d की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए थी जी, तो 2 इंटू एच के बराबर, तो d का मान होना चाहिए था 2 इंटू 1 किलोमीटर, और 2 इंटू 1 मां कसम 2 किलोमीटर ही होता है। तो d की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 2 किलोमीटर के बराबर, और इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है d बराबर 2। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है या नहीं है प्यारे बच्चों? यस सर, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, याद रखिएगा आप। इनफैक्ट ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, है ना। यदि हाइट बहुत कम है तो कितनी हाइट, मतलब यदि h हाइट आप ऊपर चलोगे तो डेप्थ में आपको कितना चलना पड़ेगा, d इक्वल टू 2h चलना पड़ेगा, तब आपके दोनों g की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। देखते हैं जी, तो अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। आप एक बात बताओ बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सर पढ़ा है। क्या होता है, किसी भी चीज का फील्ड क्या होता है, उस पॉइंट पे जो भी द्रव्यमान फोर्स महसूस कर रहा है पर यूनिट मास, वही होता है उस पॉइंट की इंटेंसिटी। यस सर, मतलब वेक्टोरियल यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, व्हाट कुड आई बी रिटन एज, बहुत इजी है बेटा सर, इट इज f डिवाइडेड बाय m। यस सर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड पूछा, कोई समस्या की बात? सर फोर्स तो दे रखा है, m भी दे रखा है, डिवाइड करना है सर। सर ये क्वेश्चन तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का हो गया है, बिल्कुल सही बोले हैं। फोर्स कितना है ब्रो, देख ध्यान से, 3 न्यूटन है ब्रो, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास गाइस, वेरी सिंपली 60 इंटू 10⁻⁻3। ये मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने 10⁻⁻3, बिकॉज है ना, या दिस इज इन ग्राम्स एंड आई नीड टू कन्वर्ट इनटू केजी, राइट सर। दिस विल गिव यू 3 इंटू 1000 अपॉन 60, मैटर क्लोज, 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, 2 50, कितना उत्तर आएगा, 50 न्यूटन पर केजी इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। वेरी इजी प्रॉब्लम बच्चों। यस सर, एंड दैट वाज द आंसर। नाउ तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये वैसे तो रेगुलर टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बच्चों, है ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एंड आई होप कि आप सबसे पहले इस सवाल को खुद बनाने की कोशिश करें, बन जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, और ना बने तो प्लीज देखिएगा, और बन भी जाए तो फिर भी देखिएगा टीचर किस अप्रोच से सॉल्व करता है। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट, चलो करा जाए। यस सर, तो 2 बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, right? The gravitational potential on the line joining the bodies where gravitational field is 0 will be। आप 2 बॉडीज हैं, एक मास m है, एक 9m है, उन दोनों को बीच में उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। चलिए आइए पहले इस कंसेप्ट को सीखते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कवर द कंसेप्ट, व्हाट इज कंसेप्ट बिहाइंड इट। See, there are 2 masses. Let us suppose there is mass m1 and there is mass m2. We need to understand क्या कि इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, राइट। यहां पे कोई पॉइंट p होगा, लेट अस सपोज, जहां पे इंटेंसिटी जो है वो 0 होगी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, है ना। इसकी वजह से इंटेंसिटी, ये डिस्टेंस यदि r मान लिया जाए बेटा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मुझे बताओ, d माइनस r, है ना। तो मैं लिखता हूं, देखो ध्यान, क्या मैं लिखूंगा कि भैया यहाँ नेट इंटेंसिटी 0 है, मतलब m1 वाली इंटेंसिटी क्या होगी इसकी तरफ, और m2 वाली इंटेंसिटी क्या होगा उसकी तरफ। इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है ग्रेविटेशन, उसकी तरफ, है ना, उसकी तरफ, पॉइंट पे उसकी तरफ, बॉडी की तरफ, है ना। तो देखिए m1 की वजह से इंटेंसिटी होगी सूर्या सर g m1 अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल सूर्या सर सही है। और इसकी वजह से कितनी होगी g m2 अपॉन d माइनस r का होल स्क्वायर। क्या एक परफेक्ट लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल लिखा हुआ है सर, कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। gm अपॉन r स्क्वायर होता है, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिला बेटा, रूट m1, दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ, अपॉन r इज इक्वल्स टू
रूट m2 अपॉन d माइनस आर। इज इट करेक्ट? या डेफिनेटली करेक्ट सर। तो देखेंगे ध्यान से, तो रूट m1 इंटू डी माइनस रूट m1 इंटू आर इक्वल टू रूट m2 इंटू आर। यस और नो बेटा? ये इधर जाएगा तो मैं r की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2 इंटू कितना लिख दो बेटा, d। ये r की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे सर गजब। तो याद रखना है, कभी भी यदि आप डिस्टेंस निकालो तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, राइट? क्या हो सकता है r, रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2 इंटू डी, है ना? तो देखो ध्यान से, m1 की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। अब अपने केस में, अब सॉल्यूशन पे आते हैं, राइट? दैट वाज द कांसेप्ट नीडेड। अब अपने केस में एक मास तो ब्रो m है और दूसरा मास क्या है ब्रो, 9m। बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले तो पॉइंट ढूंढो जहां पे इंटेंसिटी 0 होगी। सूरज सर अभी आपने बताया r जो दूरी होगी जहां इंटेंसिटी 0 होगी वो कितनी होगी बताओ? इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो d ही दिया है गेस, है ना? डिस्टेंस r दे रखा है, सॉरी, अरे कैपिटल r है। डिस्टेंस कितना दे रखा है इन दोनों के बीच का, कैपिटल r। बहुत बढ़िया सर। तो r का मान कितना हो जाएगा मुझे बताओ? सर रूट m, बहुत बढ़िया, अपॉन टोटल एक हो जाएगा सर रूट m और एक हो जाएगा सर रूट 9m मल्टीप्लाइड बाय टोटल दूरी r। अरे बहुत बढ़िया। तो r की वैल्यू आ जाएगी, देख बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस 3 4 इंटू r की वैल्यू तुझे पता चल चुकी है। बहुत बढ़िया। तो यहां से दूरी पॉइंट P की कितनी है, r/4 है। तो यहां से कितनी होगी बेटा, 3r/4, r माइनस r/4। परफेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब आपको इसी पॉइंट P पे पोटेंशियल याद करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट मास की वजह से माइनस GM अपॉन r आपने पढ़ा होगा। यस सर। तो इसकी वजह से कितना होगा, m वाले की वजह से सूर्य सर माइनस GM अपॉन, सर यहाँ पे r की वैल्यू तो r/4 है, बिल्कुल सही। इसकी वजह से क्या होगा सर, इसकी वजह से भी होगा माइनस g इंटू, है ना, मास तो इसका कितना है 9m, और तो और सर ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, माइनस है ना बीच में, है ना, ये माइनस है, सबका पोटेंशियल ऐड किया है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, है ना। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3r/4। बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा, ये 3 या 9? क्लियर है या नहीं बेटा? बिल्कुल सही। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है VP बराबर 4 × 12 माइनस 12 GM अपॉन R माइनस 4 GM अपॉन R। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि उत्तर कितना आ जाएगा, 12 और 4 16, माइनस 16 GM अपॉन R। दिख रहा है क्या बेटा आपको? यस सर, माइनस 16 GM अपॉन R। क्लियर है? यस सर। तो VP का मान देखिए क्या आ जाएगा, माइनस 16 GM अपॉन R। तो इसी तरीके से बेटा आप ग्रेविटेशन और पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और मैं और कुछ बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स के PYQ के साथ आपके साथ प्रकट होऊंगा। अगली क्लास में we might be discussing बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से आता है, राइट? तो आप इसी तरह मचाते रहें जीवन में, फोड़ते रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में बूम बूम नीट 2024 जरूर लिखें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि इस बार नीट 24 को हम अपने आत्मविश्वास से जीत पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।